प्रिय छात्रों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपको विषय चित्रकला में प्रथम अध्याय का अध्ययन कराया जा रहा है। एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रथम अध्याय आया है वो प्रथम अध्याय का नाम है पांडुलिपि चित्रकला परंपरा। इसके विषय में आपको कई वीडियोज़ में बताया गया है कि पांडुलिपि चित्रण परंपरा या पांडुलिपि चित्र किसे कहते हैं। पांडुलिपि चित्र के विषय में मैंने आपको बताया हस्तनिर्मित जो चित्र होते हैं उनको पांडुलिपि चित्र कहते हैं। लेकिन ये हस्तनिर्मित जो चित्र हैं उन चित्रों में थोड़ा विकास क्रम की दृष्टि से परिवर्तन हुआ, जिसमें सर्वप्रथम जो चित्रांकन किया गया था वो ताड़पत्र व कपड़े पर या कागज पर चित्रांकन किया गया था। इसके अलावा हिमालय में जो प्राप्त पेड़ है उसकी छाल के द्वारा चित्र बनाया गया था, उस छाल पर चित्र बनाया गया था। तो ये चित्र हस्तनिर्मित होते थे। इनको बनाने के लिए पत्रों को इकट्ठा किया जाता था और पत्रों के एक एक हिस्से को लेकर चित्रण किया जाता था तथा सुरक्षित रखने के लिए इनको लकड़ी के फट्टों के बीच में या कपड़ों में लपेटकर रखा जाता था। तो इस को अपन ने इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट्स के नाम से पुकारा। मैन्युस्क्रिप्ट्स का तात्पर्य होता है पांडुलिपि चित्र परंपरा, हस्तनिर्मित चित्रण परंपरा। तो इस परंपरा के अंदर अपन दो स्कूलों का अध्ययन कर रहे हैं इस अध्याय में। एक जैन स्कूल और एक अपन कर रहे हैं पाल स्कूल। तो जैन स्कूल जो है उसको कई नामों से पुकारा गया है। एक तो वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग, गुजरात पेंटिंग, जैन स्कूल या जैन पेंटिंग्स और अभ्रंश शैली के नाम से पुकारा गया है। तो इस वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स को 11वीं सदी से या 1100 ईस्वी से और 1500 ईस्वी तक के बीच का माना जाता है। इसमें भारत के पश्चिमी हिस्सों में बड़े पैमाने पर ताड़पत्रों पर चित्रांकन एक तरीका था। उस गतिविधि को वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से जाना गया था, जिसमें गुजरात सबसे बड़ा और प्रमुख केंद्र रहा है। कौन सा केंद्र रहा? गुजरात। और राजस्थान के दक्षिणी हिस्से व मध्य भारत के पश्चिम के हिस्से अन्य केंद्र रहे। गुजरात कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाहों के व्यापार मार्ग का एक प्रमुख केंद्र था। विशेष रूप से व्यापारियों और स्थानीय सरदारों के व्यापार से लाए गए धन और समृद्धि के कारण कला का शक्तिशाली केंद्र बन गया या संरक्षक बन गए थे ये लोग। इनमें जो चित्रांकन किया गया उन व्यापारियों को जो चित्र पसंद थे उनमें जैन धर्म से संबंधित चित्रों को अधिक चित्रित किया गया था। उनके जैन धर्म के व्यवसायी थे, उनका महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें, वो संरक्षक बने। इसके अलावा जैन साधु भी इसके संरक्षक बने, इसलिए इसे वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से जाना गया। पांडुलिपियों को दर्शाया है और ऐसी जो चित्रों को दर्शाया गया है जिनमें जैन विषयों से संबंधित चित्र किए गए उन्हें वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से जाना गया था। इस वेस्टर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नामकरण के विषय में कल के वीडियो में मैंने आपको बताया कि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। किसी ने इसे जैन पेंटिंग्स कहा है, किसी ने इसे गुजरात स्कूल कहा है और किसी ने इसे पश्चिम भारतीय स्कूल कहा है और किसी ने इसे अभ्रंश शैली के नाम से पुकारा। इसमें जो चित्रांकन किया गया था वो चित्रांकन में कालकाचार्य, कल्पसूत्र और सुपासना चरित्र जैसे ग्रंथों का किया गया। उन ग्रंथों के चित्रण के आधार पर हरमन गोइटर्स और आनंद कुमार स्वामी ने इसे जैन शैली के नाम से पुकारा था। अजैन ग्रंथों में बाल गोपाल स्तुति, दुर्गा सप्तशती, रति रहस्य, लोर चंदा, चोर पंसिका, गीत गोविंद आदि के जो चित्र बनाए गए थे उन चित्रों के आधार पर एनसी मेहता
एनसी मेहता और मोतीचंद खजांची के द्वारा इसे गुजरात शैली के नाम से पुकारा गया। लेकिन इसके अलावा जैन और अजैन ग्रंथों को जो चित्रित किया गया, उनकी प्रतियां प्राप्त हुई, तो वो गुजरात के अतिरिक्त मालवा, मांडू, जैनपुर और अवध, काशी आदि अन्य केंद्रों से प्राप्त हुए। इस कारण इसे पश्चिम भारतीय क्षेत्र या पश्चिम भारतीय स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से भी जाना गया। लेकिन कालांतर में आगे चलकर जबकि इसकी विशेषताओं में कोई अंतर आया, तो उन विशेषताओं के अंतर आ जाने के बाद राय कृष्णदास अग्रवाल और ओसी गांगुली ने इस शैली को अभ्रंश शैली के नाम से पुकारा और जो आने वाली कलाओं की एक आधारशिला के रूप में तैयार शैली कहा गया। इस प्रकार इसको जैन शैली या इस जैन शैली को वेस्टर्न इंडियन सभ्यता, वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से जाना गया, जिसमें चित्रित विषय जैन धर्म और अजैन धर्म से संबंधित या हिंदू विषयों के चित्र भी रहे। इनको जो चित्रण धरातल थे, उन धरातलों में सबसे पहले ताड़पत्र के बाद कागज के बाद लकड़ी के पट्टे आदि पर इनका चित्रांकन कार्य किया गया था। ठीक है भाई। इसके बाद इसमें जो विशेषताएं पनपी या इसके जो ग्रंथ थे, प्रमुख ग्रंथ हैं, उन प्रमुख ग्रंथों में मैंने आपको बताया जैसे कालकाचार्य, इस कालकाचार्य जो ग्रंथ है उसमें कालका यानी कि उसके जीवन के विषय में विस्तृत वर्णन किया गया है। आचार्य जो है उसकी कहानी को बताया गया है, जो अपनी अपहृत बहन को एक दुष्ट राजा से बचाने का पर आधारित है। यह कालका के विभिन्न रोमांचकारी प्रसंगों और कारनामों का वर्णन करता है, जैसे कि अपनी लापता बहन के लिए यानी खोज के लिए पूरी जमीन को खंगालता है और राजाओं से मुठभेड़ करता है। इस तरह के वर्णन किया गया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए अपन अब इसमें आगे जो पढ़ रहे हैं उनमें जो इस शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं या इस स्कूल की जो प्रमुख हैं विशेषताएं, उन विशेषताओं को पढ़ रहे हैं। उन विशेषताओं में जैसे 14वीं शताब्दी के कागज से पहले प्रारंभिक जैन पेंटिंग्स पौराणिक तौर पर ताड़पत्र पर बनाई जाती थी, अर्थात 14वीं सदी से पहले जो जैन पेंटिंग्स बनाई थी, वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स बनाई गई थी, वो पेंटिंगों को किस पर बनाया गया था? ताड़पत्र पर बनाया गया था। और उसके बाद जब 14वीं सदी में कागज का प्रयोग हो गया तो कागज पर भी बनाने लग गए थे। और पश्चिम भाग से सबसे पहले जीवित ताड़पत्र की पांडुलिपि कहते हैं हस्तनिर्मित चित्र 11वीं शताब्दी की है। पेंटिंग से पहले ताड़पत्र को पर्याप्त रूप से तैयार किया गया था, मतलब इस ताड़पत्र पर जो चित्र बनाए जाते थे उस ताड़पत्र को पहले तैयार किया जाता था कि उसे किस प्रकार से, इसको तैयार करने के लिए भी शायद 5 या 6 व्यक्ति कार्य किया करते थे। और लेखन के लिए एक सुलेख उपकरण का उपयोग भी किया जाता था। साथ में लेखन उकेरने के लिए सुलेख उपकरण का उपयोग किया जाता था। ताड़पत्रों पर संकीर्ण और छोटी जगह कारण पेंटिंग बड़े पैमाने पर पाटली कास्ट पट्टिका तक सीमित थी, अर्थात छोटे तो जगह थी और छोटी जगह होने के कारण इसके जो चित्रण धरातल थे वो चित्रण धरातल मात्र कास्ट पट्टिका तक ही सीमित रहे थे, जिसे उदारता पूर्वक देवी देवताओं की छवियों के साथ, अर्थात वो जो चित्रण धरातल है उसे उदारता पूर्वक देवी देवताओं की छवियों के साथ चमकीले रंगों में चित्रित किया जाता था और जैन आचार्यों के जीवन की घटनाओं से पूर्ण किया गया था। जैन पेंटिंग्स के लिए एक योजनाबद्ध और सरल भाषा विकसित की है, जो सामान्यतः विभिन्न घटनाओं को समायोजित करने के लिए चित्रभूमि के खंडों में विभाजित की गई है, अर्थात चित्रभूमि को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। इनमें चमकीले रंगों के प्रति रुझान, अर्थात ये जो चित्र हैं कौन से वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के जो चित्र हैं उन चित्रों में चमकीले रंगों के प्रति रुझान रहा है। कपड़ा पैटर्न के चित्रण किया गया है, इसकी प्रति रुचि थी इन पेंटरों की। पेंटिंग को पतली बाहरी रेखाओं, अर्थात इसकी जो रेखाएं हैं वो पतली या बारीक रेखाएं रही हैं और चेहरे की त्रिआयामिता को दर्शाने के लिए एक आंख को क्या किया, अधर में या अलग से जोड़ने का प्रयास किया गया। इन चित्रों में सल्तनत के गुंबदों
अर्थात जो शासक थे उन शासकों की गुंबदों मेहराबों को प्रकट करने वाले तत्वों में गुजरात, मांडू, जौनपुर, पाटन सल्तनतों का प्रभाव दिखाई देता है। अर्थात मेहराब और गुंबदों में जो चित्रांकन कार्य किया गया उन पर जो प्रभाव है वो प्रभाव के तत्वों में गुजरात, मांडू, जौनपुर, पाटन सल्तनतों के जो चित्र थे या कला थी उस कला शैली का प्रभाव दिखाई देता है। जहां यह चित्र बनाए गए थे कई स्वदेशी विशेषताओं में स्थानीय सांस्कृतिक जीवन शैली, मतलब यहाँ की जो स्थानीय विशेषताएं हैं उन विशेषताओं में सांस्कृतिक जीवन शैली, कपड़े, छतरियाँ और दीवारों पर लटकन जो होती हैं वो लटकने, पर्देनुमा वेशभूषा, उपयोगी चीज़ों आदि में दिखाई देती हैं। दृश्य की विशेषता केवल विचारों के उत्पादक के लिए है, अतः विचारों उत्पादक है। लगभग 1350 ईस्वी से 1450 ईस्वी अर्थात 100 वर्षों में जैन चित्रों का सबसे रचनात्मक समय प्रतीत होता है। कौन सा? 1350 से 1450 ईस्वी के मध्य का। इस समय चित्र को आकर्षक रूप से चित्रित किया गया। अनेक दृश्यों पहलुओं में शामिल करने के लिए एक बदलाव दिखाई देता है। मुद्राओं में अकड़न आ गई। अब जो चित्र बने थे उन चित्रों में क्या परिवर्तन आ गया कि उनकी परिवर्तन में जो मुद्राएं बनाई गई, मुद्राओं का तात्पर्य होता है उनके एक्शंस, जो तरीके बनाए गए थे उन तरीकों में अकड़न आ गई। मतलब अपने जैन शैली के जो चित्र हैं उन चित्रों की प्रमुख विशेषता यही रही है कि उनके जो चित्र, उनकी आकृतियां हैं वो आकृतियां जकड़े हुए बनाई गई थी, उनको मतलब मांसल युक्त बनाया गया था, तो उनमें अकड़न आ गई थी। संगीतकार वाद्य यंत्र बजाते जो मुख्य भाग के आसपास फोलियों के हाशियों में चित्रित किए गए, अर्थात वो चित्र के जो चारों तरफ बाउंड्री है उस बाउंड्री के अंदर हाशियों में संगीतकार वाद्य यंत्र बजाते हुए ऐसे चित्रों को चित्रित किया गया था। इन चित्रों को सोने, लेपिस लाजुली रंगों के उपयोग से पूरा किया गया था। अर्थात ये चित्र जो बनाए गए थे कौन से? जैन शैली के वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग के जो चित्र बनाए गए थे उन चित्रों में रंगों में सोने और लेपिस लाजुली रंगों का उपयोग किया गया था, जो इनके संरक्षकों की संपत्ति और सामाजिक स्थिति को दर्शाते हैं। अर्थात ऐसे रंग यहाँ के जो संरक्षक थे उनकी संपत्ति और सामाजिक स्थिति को दर्शाते हैं। इन ग्रंथों में जैन संप्रदाय के लिए ग्रंथों के ऊपर अन्य धर्म के चित्र चित्रित किए गए थे, अन्य धर्म के चित्र भी बनाए गए थे, क्योंकि आपको नामकरण के विषय में बताया था कि इसके नामकरण के विषय में किसी ने इसे वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग कहा है, किसी ने इसे जैन पेंटिंग्स कहा है, किसी ने इसे अभ्रंश शैली के नाम से जाना है और किसी ने इसे गुजरात शैली के नाम से जाना गया है। मैंने इसके नामकरण के विषय में आपको बताया था कि इसमें जैन धर्म से संबंधित चित्रों का अधिक होने के कारण या उनके 24 तीर्थंकरों के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रण होने के कारण या ग्रंथों का चित्रण होने के कारण इसे जैन शैली के नाम से पुकारा गया, और पश्चिम भारतीय क्षेत्रों में इसका विकास होने के कारण इसे पश्चिम भारतीय शैली के नाम से जाना गया, और गुजरात इसका प्रमुख केंद्र होने के कारण इसे गुजरात शैली के नाम से भी जाना गया। और आगे चलकर जो ये विशेषताएं जो आ रही हैं कि जैसे जकड़न युक्त, अकड़न युक्त, मतलब इनके जो आकृतियों को बनाया गया, इस तरह की बारीक रेखांकन किया गया है, पशु पक्षियों की आकृतियों को खिलौने के समान बनाया गया था, लिखावट कमजोर हो गई थी। ऐसी विशेषताओं के आधार पर कुछ विद्वानों ने जैसे रायकृष्ण दास अग्रवाल ने इनको देखा, तो देखने के बाद इसका नाम अभ्रंश शैली के नाम से पुकार दिया गया था। तो ऐसे अन्य धर्मों से संबंधित चित्र भी इसके अंदर चित्रित किए गए, जिनमें कहानियां चित्रित की गई। जैन चित्रों के अलावा जो अमीरों द्वारा संरक्षित थे, व्यापारियों, समर्पित भक्तों की समानांतर परंपरा पेंटिंग सामंती प्रमुखों, धनी नागरिकों के बीच मौजूद थी। इस तरह की जो परंपरा थी इन लोगों के बीच मौजूद थी। और 15वीं-16वीं सदी के अंत में ऐसे अन्य लोग धर्मनिरपेक्ष धार्मिकता के चित्र शामिल थे, साहित्य विषय थे। यह शैली स्वदेशी का प्रतिनिधित्व करती है। इस समय की जो चित्र शैली है वो चित्र शैली कौन सी शैली का प्रतिनिधित्व करती है? स्वदेशी का प्रतिनिधित्व करती है। इस परंपरा में राजस्थान की दरबारी शैली व मुगल शैलियों के प्रभाव आए। 15वीं-16वीं सदी में जो जैन परंपरा थी उस जैन परंपरा के चित्रों पर या पांडुलिपि चित्रों पर कौन सी शैली का प्रभाव आने लग गया था? राजस्थान की दरबारी शैली और मुगल शैलियों के प्रभाव आ गए थे।
इस समय के कार्यों का एक बड़ा समूह हिंदू और जैन विषयों का चित्रण हुआ। जैसे महाभारत में मतलब इस समय के जो चित्र बनाए गए थे, जो चित्रात्मक कार्य किया, कलात्मक कार्य किया गया था, उस कार्य का एक बड़ा समूह हिंदू और जैन विषयों का चित्रण हुआ था। हिंदू धर्म और जैन विषय या जैन धर्म के विषयों का चित्रण हुआ। जैसे इनके एग्जाम्पल तौर पर, उदाहरण तौर पर अगर अपन देखें तो कौन कौन से ग्रंथों का चित्रांकन हुआ। महाभारत में महापुराण, चोर पंसिका, आरण्य पर्व, भागवत पुराण, गीत गोविंद और अन्य चित्रकला की स्वदेशी शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस चरण में शैली को पूर्व मुगलिया, इस चरण की जो शैली है उस शैली को किस नाम से जाना गया? पूर्व मुगलिया या पूर्व राजस्थानी शैली में भी जाना जाता है, जो कुछ हद तक स्वदेशी शैली का पर्याय कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वदेशी शैली का पर्याय कहलाती है, क्योंकि 15वीं-16वीं सदी में कौन सी शैली का प्रभाव आ गया था? मुगलिया और राजस्थानी शैली का प्रभाव आ गया था। किन पर? जैन पांडुलिपि चित्रों पर। इस समय के दौरान और चित्रों के इस समूह के साथ विशिष्ट शैलीगत विशेषताएं विकसित हुई। इस समय के दौरान जो चित्र थे उन चित्रों में क्या है, कुछ शैलीगत विशेषताएं विकसित और हो गई थी, जिनमें नायिकाओं के सिर पर ओढ़नी, मतलब जो स्त्री आकृतियां बनाई जा रही थी उनके सिर पर क्या बना लिया? ओढ़नी, गुब्बारे, कड़े और ओढ़नी की पारदर्शिता के साथ चित्रित किए गए थे। तो ये नई विशेषताएं शामिल हो गई। वास्तुकला प्रासंगिक किंतु विचारोत्पादक रही है। यहाँ पर जो चित्रांकन किया गया था वास्तुकला का, अर्थात जो भवन निर्माण की कला का प्रयोग किया गया था चित्रों में, उसमें प्रासंगिक है, प्रसंग के अनुसार है, किंतु विचारोत्पादक रही है वो। जल निकायों के चित्रण में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, अर्थात जल दृश्यों के अंदर जो चित्र बनाए गए थे उन चित्रों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पति, जीवों आदि के चित्रण को महत्व दिया। सभी विशेषताएं 17वीं शताब्दी के आरंभिक राजस्थानी शैली के चित्रों में अपना स्थान बनाती हैं। अर्थात 17वीं सदी में जो आरंभिक चित्र थे या राजस्थानी शैली का विकास हुआ या राजस्थानी शैली एक निजी विशेषता पहचान बना पाई थी, वह विशेषता मतलब इन चित्रों में दिखाई मिलते हैं। उत्तर पूर्व और पश्चिम में कई क्षेत्रों में 12वीं शताब्दी के अंत के बाद मध्य एशिया से सल्तनत राजवंशों के शासन के अधीन आने के बाद प्रभाव का एक और तनाव आ गया था, और वो कौन सा था? फारसी, तुर्की, अफगान मुख्य भूमि में फैल गए थे। अर्थात ये प्रभाव फैल गए थे, इनके फारसी के, तुर्की के, अफगान के प्रभाव फैल गए थे। 12वीं सदी के अंत के बाद मध्य एशिया से सल्तनत राजवंशों के शासन के अधीन आने के बाद ऐसे प्रभाव फैल गए और मालवा, गुजरात, जौनपुर अन्य ऐसे सल्तनतों या सुल्तानों द्वारा संरक्षित क्षेत्रों में दिखाई दिए। ऐसे जो प्रभाव दिखाई दिए वो कहाँ दिखे? मालवा, गुजरात, जौनपुर अन्य ऐसे सुल्तानों द्वारा संरक्षित क्षेत्रों में दिखाई दिए। इन दरबारों में स्थानीय कलाकारों के साथ काम करने वाले कुछ मध्य एशिया कलाकारों के काम करने के साथ फारसी विशेषताओं और स्वदेशी शैली के मेल से एक और शैली का उदय हुआ, जिसको सल्तनत स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के रूप में जाना गया था। अर्थात ये सल्तनत तीन कौन कौन सी? फारसी, तुर्की, अफगान, इनका जो फैल गए थे और फैलने के बाद मालवा, गुजरात, जौनपुर ऐसे सुल्तानों द्वारा संरक्षित क्षेत्रों में जो संरक्षित करा गए थे, इन क्षेत्रों में इन दरबारों में स्थानीय कलाकारों के साथ काम करने वाले कुछ मध्य एशिया कलाकारों के काम करने के साथ फारसी विशेषताओं और स्वदेशी शैली के मेल से एक और नई शैली का उदय हुआ, जिसको सल्तनत स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से जाना गया था। तो ये किसका एक रूप है? ये भी पांडुलिपि, जैन पांडुलिपि या वेस्टर्न इंडियन सभ्यता की रूप है। सल्तनत स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से जाना गया था। यहाँ के स्कूल की अपेक्षा एक शैली का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें एक संकर फारसी स्वदेशी सचित्र शैली है, जो कि स्वदेशी विशेषताओं का एक समायोजन है, जो कि पहले वर्णित स्वदेशी फारसी तत्वों से पूर्ण, जैसे रंग, प्लेट, सजावटी विवरण के साथ सरलीकृत परिदृश्य का संयोजन आदि है। इस प्रकार के सबसे श्रेष्ठ जो उदाहरणों में हैं, उन उदाहरणों में नियामतनामा एक मालवा में चित्रित ग्रंथ है। ये नियामतनामा व्यंजनों की पुस्तक इस स्कूल का प्रतिनिधि ग्रंथ है। इस प्रतिनिधि पुस्तक का चित्रण नासिर शाह खिलजी 1500 से 1510 ईस्वी के समय तैयार की गई थी, जिसमें शिकार के एक खंड के साथ सौंदर्य प्रसाधन के तरीके, मतलब सौंदर्य प्रसाधन के तरीके, इनको बनाने के तरीके, उपयोग करने के तरीके, इत्र बनाने के तरीके, इस तरह के तरीकों का वर्णन किया गया है। इसमें सूफी विचारों की कहानियों को भी पसंद किया गया जा रहा था, जिसके एक प्रमुख चित्र उदाहरण है वो लोरचंदा है।
इसके अलावा अपन अब ये जो वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के बाद जो दूसरा केंद्र आता है, उस केंद्र का नाम है पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, वो उसको अपन कल अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू।